एनिमे की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर स्टैचैन दिखाया जाता है, जो ऑडियंस से पूछता है क्या आप सबको पता है वैम्पायर कौन होते हैं। हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं, वैम्पायर वो मॉन्स्टर होते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं, और मैं भी वैसे ही वैम्पायर का एक वंशज हूँ। पर मैं बाकी के वैम्पायर से बिल्कुल अलग हूँ। मुझे इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, स्पेशली जैपनीज लोगों द्वारा बनाई हुई चीजें। मुझे उनके गेम्स, मांगा सब कुछ बहुत पसंद है, इसलिए तो मैं इस जगह को छोड़कर कहीं और नहीं जाता हूँ। भला इतने इंटरेस्टिंग गेम और मांगा को छोड़कर कौन खून पीने जाए। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी जगह है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है डीमन वर्ल्ड। मेरे सारे पूर्वजों का सिर्फ एक ही काम था, इंसानों का खून पीना, पर मुझे वो काम बहुत ज्यादा ही फालतू लगता। और इसके ऊपर से मैंने सुना है कि इंसानों की दुनिया में सनलाइट बहुत ही तेज होती है। भला सिर्फ खून पीने के लिए कौन इतनी मुसीबत उठाए। वैसे आपको मेरी बातों से लग रहा हो कि मैं एक नूब वैम्पायर हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं सच में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। तभी स्टैचैन को फोन आता है, और जब वो फोन उठाता है तो सामने वाला बंदा बोलता है, बॉस आप उठ गए, मैं डेकू बोल रहा हूँ। स्टैच बोलता है, अच्छा तुम डेकू, क्या हुआ, क्यों फोन किया। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें वो डीवीडी मिल गई जो मैंने तुम्हें लाने के लिए बोला था। तो फिर डेकू बोलता है, बॉस मुझे वो डीवीडी तो नहीं मिली, पर कुछ ऐसा मिला है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको विश्वास नहीं होगा मुझे क्या मिला है। स्टैच बोलता है, टाइम पास करना बंद करो और मुझे सीधा सीधा बताओ। डेकू बोलता है कि बॉस मुझे एक इंसानी लड़की मिली है। तो स्टैचैन बोलता है, क्या कहा, एक इंसानी लड़की, सच में। डेकू बोलता है, हाँ बॉस, लगता है वो गलती से डीमन वर्ल्ड में चली आई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने आपको फोन लगा दिया। स्ट्रेच कहता है, डेको जल्दी से उस लड़कियों को यहाँ लेकर आओ, ये तुम्हारे टेरिटरी बॉस का ऑर्डर है। ये बोलकर स्ट्रेचन फोन काट देता है, और फोन काटने के बाद वो ऑडियंस से बोलता है, मॉन्स्टर वर्ल्ड में बहुत सारी टेरिटरीज है और मैं उनमें से ही एक टेरिटरी का बॉस हूँ। और ये बोलने के बाद वो मन में बोलता है, अरे यार आज मैं एक इंसानी लड़के से मिलने वाला हूँ, वो जब मुझसे मिलेगी मैं उससे क्या बात करूंगा, मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर डेको और उसका पूरा गैंग उस लड़की को लिफ्ट की मदद से स्टैचैन के अपार्टमेंट में ला रहे होते हैं, पर लिफ्ट में वो सभी मॉन्स्टर उसे घूरे ही जा रहे थे, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी। जिसके बाद लिफ्ट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। लिफ्ट के पहुंचने के बाद डेको उस लड़की को स्टैचैन के कमरे में ले जाता है, और उस लड़की को देखकर स्टैचैन बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और डेको से बोलता है, ए डेको अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा काम हो गया। डेको बोलता है, पर बॉस। स्टैचैन बोलता है, मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ। और ये बोलने के बाद स्टैचैन कमरे को अंदर से बंद कर लेता है, और कमरा बंद करने के बाद वो जब उस लड़की को देखता है तो उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगता है। इसलिए वो अपने मन में बोलता है, ये क्या हो रहा है मुझे, जब मैं उस लड़की की आंखों में देख रहा हूँ तो मेरा दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा है, आखिर ये इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। वहीं दूसरी ओर डेको बाकी मॉन्स्टर से बोलता है, लगता है बॉस उस लड़की को अकेले ही खाने का प्लान बना रहे हैं। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आकर अपने पैरासाइट प्लांट बेचने लगता है, तो उसे देखकर डेकू बोलता है, तुमने किसकी परमिशन से यहाँ अपना बिजनेस शुरू किया। तो वो मॉन्स्टर बोलता है, क्या मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए भी किसी की परमिशन की जरूरत होगी। डेकू बोलता है, हाँ, अगर तुम्हें हमारे टेरिटरी में बिजनेस करना है तो तुम्हें हमारे बॉस से परमिशन लेना होगा। वो मॉन्स्टर बोलता है, अच्छा अच्छा मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो, वैसे तुम्हारा बॉस है कहाँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। डेकू बोलता है, वो अभी बिजी है, तुम बाद में आकर परमिशन ले लेना। वो मॉन्स्टर बोलता है, अगर ऐसा है तो मुझे जबरदस्ती उसे नीचे लाना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने पैरासाइट प्लांट से उन सब पर अटैक करा देता है। वहीं दूसरी ओर वो लड़की स्टैचैन से बोलती है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। तो स्टैचैन बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। इतने में स्टैचैन का फोन बजता है। फोन उठाकर वो बोलता है, हे डेको क्या हुआ, क्यों फोन कर रहे हो, क्या कहा, एक मॉन्स्टर मुझे टेरिटरी चैलेंज के लिए इन्वाइट कर रहा है ना, मैं अभी कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और ये बोलकर वो फोन काट देता है। तभी वो लड़की बोलती है कि फोन की आवाज सुनकर लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त मुसीबत में है, तुम्हें चले जाना चाहिए। स्टैचैन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बहुत से लोग आते रहते हैं, मैं उन सब पर ध्यान नहीं देता हूँ, वो सब मुझे हराकर मेरी टेरिटरी पर कब्जा करना चाहते हैं, यही मॉन्स्टर वर्ल्ड का रूल है, अगर आप टेरिटरी बॉस को हरा देते हो तो आप उस पर्टिकुलर टेरिटरी के बॉस बन जाओगे। तो लड़की बोलती है कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हूँ कहाँ, तुम बोल रहे हो कि ये मॉन्स्टर वर्ल्ड है, पर मुझे यह सब एक सपने की तरह लग रहा है। तो वो स्टैचैन बोलता है कि मुझे भी ये सब एक सपने की तरह लग रहा है कि मैं एक इंसानी लड़की से बात कर रहा हूँ। वो लड़की बहुत ही मासूमियत से बोलती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त सच में बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, तुम्हें उनकी मदद करने चले जाना चाहिए। और उसे ऐसा बोलते हुए देखकर स्टैचैन का दिल दोबारा से बहुत ही तेजी से धड़कने लगता है। इसलिए वो मन में बोलता है, आखिर ये मुझे हो क्या रहा है, जब भी मैं उस लड़की की आंखों में देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगता है। और तभी उसके अंदर का वैम्पायर बाहर आने लगता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अजीब रिएक्ट करने लगता है। और उसे देखकर वो लड़की बोलती है, हे तुम ठीक हो ना। पर तभी अचानक से स्टैचैन पीछे मुड़कर बोलता है, मैं क्या करूँ, तुम इतनी ज्यादा क्यूट हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगा हूँ, इसलिए अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ और तुम्हारी हर बात मानूंगा। और तुमने मुझे अभी अभी कहा ना कि
मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो बिल्डिंग से बाहर चला जाता है और नीचे जाते जाते वो सोच रहा होता है कि मैंने बड़े मुश्किल से उस लड़की के सामने खुद पर कंट्रोल किया। उस समय मेरा मन बहुत ही तेजी से उसका खून पीने का कर रहा था और ये सोचने के चक्कर में स्टैचैन ध्यान ही नहीं देता है कि उसके जस्ट पीछे एक पैरासाइट प्लांट उसके अपार्टमेंट में जा रहा होता है। और उतने में ही स्टैचैन नीचे पहुंच जाता है और उसे देखकर वो मॉन्स्टर बोलता है आखिर बॉस नीचे आ ही गया। पर स्टैचैन बिना टाइम वेस्ट करे उस मॉन्स्टर के सभी पैरासाइट प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है और डिस्ट्रॉय करने के बाद बोलता है कि मैं एक ऐसा वेम्पायर हूँ जो लहसुन खाता है और मुझे कर से भी डर नहीं लगता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं वेम्पायर होने से पहले एक इंडिविजुअल हूँ जो अपने हिसाब से जीता है। ये बोलकर वो अपनी पावर की मदद से उस मॉन्स्टर के दिल को फोड़ देता है और दिल फूटने के बाद डेकू उसके पास आता है और बोलता है बॉस आज तो आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग लग रहे हैं, क्या ये उस लड़की के खून का कमाल है? स्टैचैन कहता है ऐसा नहीं है, वो लड़की अभी बिल्कुल सही है और वो मेरे कमरे में है। ये बोलकर जब वो अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वो पैरासाइट प्लांट उस लड़की को खा रहा होता है और खाने के बाद वो अपने अंदर से कुछ हड्डियों को बाहर फेंकता है और उन हड्डियों को देखकर स्टैचैन बहुत ही मायूस हो जाता है और गुस्से में वो उस प्लांट को फाड़ देता है और उस प्लांट के फटने के बाद उसके अंदर से उस लड़की की यूनिफॉर्म निकलती और उस यूनिफॉर्म को देखकर स्टैचैन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो लड़की नहीं मर सकती। तभी डेकू बोलता है बॉस जरा पीछे देखो। ये सुनकर जब स्टैचैन देखता है तो वो लड़की बिना कपड़ों के वहाँ बैठी होती है और उस लड़की को देखकर स्टैचैन कहता है कि ये लड़की वहाँ है तो ये हड्डियाँ किसकी हैं? वो लड़की बोलती है ये सब बाद में सोचना, पहले मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े दो। और तभी अचानक से स्टैचैन उस लड़की के पास जाकर बोलता है पता नहीं मुझे क्यों तुम्हारा चार्म कम लग रहा है। डेकू बोलता है मुझे भी ऐसा लग रहा है बॉस मैंने सुना है कि जब मॉन्स्टर वर्ल्ड में कोई इंसान मर जाता है तो भूत बन जाता है और उस लड़की के माथे में वो ट्रायंगल मार्क इस बात का सबूत है कि ये भूत बन गई है। स्टैचैन बोलता है तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। खैर ये लड़की मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैं फैसला करता हूँ कि मैं इसे वापस जिंदा करूंगा। वो लड़की बोलती है तुम मुझे बाद में जिंदा करना, पहले तुम मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े दो। ये सुनकर स्टैचैन उस लड़की को पहनने के लिए अपने कपड़े दे देता है और कपड़े पहनने के बाद वो लड़की मन में बोलती है भले ही मैं मर चुकी हूँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। और ये सोचने के बाद वो स्टैचैन से बोलती है क्या तुम मुझे थोड़े और कपड़े दे सकते हो, ये कपड़े बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। स्टैचैन बहुत ही रोडली वे में बोलता है चुप हो जाओ और मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। और उसे ऐसा बोलता हुआ सुनकर वो लड़की बोलती है जब मैं इंसान थी तो तुम मुझसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे और जब मैं भूत बन गई तो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। स्टैचैन बोलता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की बोलती है मेरा नाम फुयोमी है, तुमने कहा कि तुम मुझे वापस जिंदा कर सकते हो पर कैसे? स्टैचैन बोलता है मैं उसी के लिए रिसर्च कर रहा हूँ। तो फुयोमी बोलती है पर तुम तो मांगा पढ़ रहे हो। स्टैच बोलता है हाँ तो क्या हुआ, मांगा में बहुत सारी स्टोरी ऐसी होती है जिसमें इंसानों को दोबारा जिंदा करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं उन्हीं स्टोरी में से कुछ रेफरेंस लूंगा। ये सुनकर फुयोमी बोलती है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। तभी वो चिल्लाकर बोलती है मुझे याद आ गया। स्टैचैन कहता है क्या याद आ गया? वापस जिंदा करने वाला स्पेल? फुयोमी बोलती है वो नहीं, मुझे याद आ गया कि मैं इस मॉन्स्टर वर्ल्ड में कब और कहाँ टेलीपोर्ट हुई थी। ये बोलकर वो स्टैच को उस जगह ले जाती जहाँ से वो मॉन्स्टर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुई थी। तो वहाँ पर एक मिस्टीरियल मैजिकल ऑब्जेक्ट होता है और उसे देखकर फ्यूमी बोलती देखो ये वही चीज है जिसकी मदद से मैं मॉन्स्टर वर्ल्ड में आई थी। तभी स्टैच बोलता है ये चीज तो ब्लैक कार्टन है जिसे दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए यूज किया जाता है, पर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ कास्टर इसे ओपन करके दूसरे डायमेंशन में जा सकता है और एक बार यूज करने के बाद ये अपने आप गायब हो जाता है। पर फिर भी पता नहीं क्यों ये अभी भी यहाँ पर है। और सवाल ये भी है कि क्या हम इसे डायरेक्टली यूज कर लेना चाहिए? नहीं, पहले हम इसके बारे में जान लेना चाहिए। बोलकर स्टैच फोमी को एक बार में ले जाता है। तो बार टेंडर के सर में बैठा हुआ एनिमल बोलता है स्टैच अगर तुम मुझे यहाँ परेशान करने आए तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। और उस एनिमल को बोलता हुआ देखकर फोमी चिल्ला कर बोलती है ये एनिमल तो बोल रहा है। ये बोलकर वो उस एनिमल को खिलाने लगती है। तभी स्टैच बार टेंडर से बोलता है सेटी तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा कि हम दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं। ये लड़की वापस ह्यूमन वर्ल्ड में जाना चाहती है, क्या तुम प्लीज एक बार उसे चेक कर सकती हो? ये सुनकर सेटी अपने पावर का इस्तेमाल करती है और पावर इस्तेमाल करने के बाद वो बोलती है हमें सब पता चल गया। ये लड़की पहले एक इंसान थी और अब ये धीरे धीरे डीमन बनती जा रही, पर डीमन बनने का प्रोसेस अभी आधा ही हुआ है। और ये एक बहुत ही अजीब लड़की है जिसने ब्रानी पहनी और इसके ऊपर से इसने लड़कों वाली चड्डी पहनी। स्टैच बोलता है ये बकवास की बातें बंद करो, मुझे ये बताओ क्या ये बिना परेशानी के वहाँ जा सकती है? एनिमल बोलता है हाँ ये बिना किसी परेशानी के वहाँ जा सकती है, पर मैं रिकमेंड करूंगी कि ये वहाँ ज्यादा देर तक ना रुके। स्टैच बोलता है चलो अच्छा है, अब मैं भी इसके साथ इंसानों की दुनिया में जा सकता हूँ। ये सुनकर एनिमल हैरान होकर बोलता है क्या कहा, तुम भी इसके साथ जा रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम्हारे टेरिटरी का क्या होगा? स्टैच बोलता है मैं उसे संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। एनिमल बोलता है तुम कुछ भी नहीं संभाल पाओगे। एक बार ये बात बाहर निकल गई तो पूरे मॉन्स्टर वर्ल्ड में हलचल मच जाएगी। तभी डेकू वहाँ आता और बोलता है बॉस ये लड़का हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है।
वो लड़का बोलता है, हेलो मेरा नाम योशिदा है, मैं हमेशा से आपकी तरह बनना चाहता था, प्लीज मुझे अपने टीम में ले लीजिए। एनिमल बोलता है, देखो वो छोड़ो, पहले ये सुनो, तुम्हारा बॉस अपने टेरिटरी को छोड़कर इंसानों को दुनिया में जा रहा है। अगर यह बात मॉन्स्टर वर्ल्ड में फैलती है तो पूरे मॉन्स्टर वर्ल्ड में मौत का खेल शुरू हो जाएगा स्ट्रेच के टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए। स्ट्रेच बोलता है, अगर ऐसा है तो इंसानों की दुनिया में जाने से पहले मैं अपने बॉस की पोजीशन को छोड़ दूंगा और किसी और को अपनी टेरिटरी का बॉस बना दूंगा। हे योशिदा, अब से तुम मेरी टेरिटरी के बॉस हो। ये बोलकर स्ट्रेच योशिदा के कंधे पर हाथ रखता है और उसके हाथ रखते ही योशिदा का चेहरा स्ट्रेच में बदल जाता है और ये देखकर स्ट्रेच बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे देखकर योशिदा बोलता है, डरिए मत, ये मेरी एबिलिटी है कि मैं जिसका चाहूँ उसका डुप्लीकेट बन सकता हूँ। देखो बोलता है, ये तो और भी अच्छा है, जब तक बॉस इंसानी दुनिया में रहेंगे तब तक योशिदा बॉस बनकर टेरिटरी पर रूल करेगा। स्ट्रेच बोलता है, तो ये कंफर्म हुआ, मैं इंसानों की दुनिया में जा रहा हूँ। ये बोलकर वो सुसु करने चला जाता है और उसके जाने के बाद फूमी डेको से बोलती है, डेको क्या तुम्हारा बॉस हमेशा से ऐसे ही केयरफ्री था? उसके बिहेवियर को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि वो मुझे वापस जिंदा कर पाएगा। डेको बोलता है, मेरे बॉस ऊपर से ऐसे ही हैं और अगर वो एक बार कोई चीज ठान लेते हैं तो उसे करे बिना हार नहीं मानते हैं। तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे तुम्हें वापस जिंदा करने का। और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में फूमी और स्ट्रेच ब्लैक कार्टन की मदद से इंसानों की दुनिया में चले जाते हैं और वहां जाने के बाद स्ट्रेच पूछता है कि ये कौन सी जगह है। फूमी बोलती है, ये मेरा रूम है। स्ट्रेच कहता है, ये कैसा रूम है? ये रूम कम जेल ज्यादा लग रहा है, यहाँ एक भी चीज मतलब की नहीं। आखिर तुम अपना समय कैसे बिताती हो? मेडिटेशन करके? फूमी बोलती है, मैं सुबह उठती हूँ, स्कूल जाती हूँ, स्कूल से वापस आकर पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद अपना कमरा साफ करती हूँ, ऐसे मेरा पूरा समय चला जाता है। वैसे हम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं? स्ट्रेच बोलता है, सही कह रही हो, चलो बाहर चलते हैं। नहीं, हमें तुम्हारे स्कूल जाना चाहिए, मैंने एनीमे में देखा है कि स्कूल में बहुत ज्यादा मजा आता है। ये बोलकर वो सच में फूमी के स्कूल जाने लगता है और फूमी उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ फूमी की डैड आते हैं और बोलते हैं, फूमी तुम कल कहाँ थी और ये लड़का कौन है? मैंने सुना है तुम कल स्कूल भी नहीं गई थी, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। और डैड के इतना बोलते ही स्टैच उनके ऊपर एक स्प्रे मार देता है जिसकी वजह से उसके डैड काउंट डाउन होकर वहाँ से चले जाते हैं। और अपने डैड को जाता हुआ देखकर फूमी बोलती है, तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया? स्टैच कहता है, हम वेम्पायर उन सभी इंसानों को कंट्रोल कर सकते हैं जिन्हें हमने काटा हो। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद वो इंसानों की टेक्नोलॉजी देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो रहा था और वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि वो हर छोटी मोटी चीज की फोटो खींच रहा था। और उसे देखकर फूमी बोलती है, हे ऐसा बिहेव करना बंद करो वरना सबका ध्यान हमारे ऊपर चला जाएगा। स्टैच कहता है, अगर ऐसा होगा तो मैं उन सब पर स्प्रे मार दूंगा। ये बोलकर वो जहाँ भी जा रहा था वो वहाँ के लोगों पर स्प्रे मार दे रहा था और फूमी के स्कूल में भी वो ऐसा ही कर रहा था। और उसे स्प्रे मारता हुआ देखकर फूमी बोलती है, ये सब बहुत ही जल्दी हो रहा है, स्ट्रेस सब पे स्प्रे मार दे रहा है जिस वजह से इन सभी को हम दोनों लोग नॉर्मल लग रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकती हूँ। तभी स्ट्रेच आता है और बोलता है, तुम रो क्यों रही हो? फूमी बोलती है, मुझे लगता है कि मुझे डैड को और बाकी सबको सच बता देना चाहिए कि मैं मर चुकी हूँ। स्ट्रेच बोलता है, अच्छा तुम बोलोगी क्या? डैड मैं मर के भूत बन चुकी हूँ, प्लीज मुझे नॉर्मली ट्रीट कीजिएगा। वो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करने वाले, इसलिए इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि तुम भूत बन चुकी हो और वैसे भी तुम्हारे पैर गायब होने लगे हैं। ये सुनकर फूमी जब अपने पैरों को देखती है तो वो सच में गायब हो रहे होते हैं, इसलिए वो चिल्ला कर बोलती है, ऐसा क्यों हो रहा है? उस बारटेंडर ने बोला था कि हम इंसानों की दुनिया में कोई परेशानी नहीं होगी, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? स्ट्रेच बोलता है, जरा ध्यान से याद करो, उसने बोला था कि हम इंसानों की दुनिया में जा सकते हैं और हम वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। फूमी बोलती है, अभी ज्यादा देर कहाँ हुआ है, हम थोड़ी देर पहले ही तो इंसानों की दुनिया में आए हैं और मैं गायब नहीं होना चाहती हूँ, प्लीज कुछ करो। तभी स्ट्रेच अपना उठा काट कर बोलता है, मैं भी नहीं चाहता हूँ तुम गायब हो जाओ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम वापस जिंदा हो जाओ ताकि तुम वापस आकर यहाँ रह सको जहाँ से तुम बिलोंग करती हो। इसलिए अगर तुम गायब नहीं होना चाहती हो तो जल्दी से मेरा खून पी लो। तुम सोच क्या रही हो, जल्दी से मेरा खून पियो। ये सुनकर फूमी स्ट्रेच का अंगूठा चूसने लगती है। तभी स्ट्रेच बोलता है, जब तक मैं कोई तरीका ना ढूंढ लूं तुम्हें वापस जिंदा करने का तब तक मैं तुम्हारा ब्लड सप्लाई रहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि खून पीने की वजह से फूमी की बॉडी नॉर्मल हो जाती है, पर एक वैम्पायर का खून पीने की वजह से उसका सर घूमने लगता है, इसलिए वो टेबल पर ही सो जाती है। उसे देखकर स्ट्रेच बोलता है, लगता है मेरा खून उसके लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। ये बोलकर वो कमरे से बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद वो बोलता है, ये बहुत ही अजीब बात है कि जब मैं डीमन वर्ल्ड में था तो मैं इंसानों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और अब मेरे सामने इतने सारे इंसान हैं फिर भी मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही है, मुझे सिर्फ फूमी की चिंता हो रही है। और ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि फूमी मेरे लिए स्पेशल बन चुकी है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्ट्रेच और फूमी वापस घर जा रहे होते। तभी फूमी बोलती है, तुम वापस डीमन वर्ल्ड में क्यों जाना चाहते हो? यहाँ सब कुछ
बढ़िया तो चल रहा है। स्ट्रेच बोलता है तुम्हारे लिए बढ़िया चल रहा होगा, मेरे लिए नहीं। मेरी मेन पावर बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है। अगर मुझे टेरिटरी बैटल में अच्छे से लड़ना है तो मुझे अपनी पावर को रिस्टोर करना होगा। फोमी बोलती है तुम किस बैटल की बात कर रहे हो? स्ट्रेच बोलता है मैं अकीबारा द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बैटल की बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा से उस सिटी पर कब्जा करना चाहता था, पर ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मेरी फुल पावर हो। और ऐसे ही बात करते करते वो दोनों फोमी के घर पहुंच जाते हैं। और जब वो दोनों फोमी के कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पहले से एक लड़की होती है जो उन दोनों से बोलती है वेलकम बैक। स्ट्रेच बोलता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की बोलती है मेरा नाम वेल है और मैं उस ब्लैक कार्टन की मालिक हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम डीमन वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आए हो। तभी स्ट्रेच बोलता है अब मुझे सब समझ में आ रहा है, तुमने जानबूझकर उस ब्लैक कार्टन को खुला छोड़ा ताकि मैं इंसानों की दुनिया में आ जाऊं और तुम मेरी टेरिटरी पर कब्जा कर सको। वेल बोलती है तुमने कुछ कहा क्या? मैंने सुना नहीं। खैर मेरी पावर यह है कि मैं कहीं भी डायमेंशन क्रिएट कर सकती हूँ और किसी भी स्पेस में ट्रेवल कर सकती हूँ। और मेरी खूबी खजाना ढूंढना, फिर चाहे डीमन वर्ल्ड में हो या ह्यूमन वर्ल्ड में, जहाँ भी खजाना होगा तो मुझे वहाँ पाओगे। वैसे तुम दोनों ने क्या सोच के मेरे ब्लैक कार्टन को यूज किया था, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और वैसे भी तुमने ब्लैक कार्टन को यूज कर ही लिया है तो इसलिए अब तुम्हें इसकी फीस देनी पड़ेगी। एक लोग का 30 मिलियन तो 2 लोग का मिला के 60 मिलियन। तभी स्ट्रेच बोलते हमारे पास इतने पैसे नहीं है। वेल बोलती है अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं पूरे मॉन्स्टर वर्ल्ड में ये बात फैला दूंगी कि तुम अपने टेरिटरी पे नहीं हो। ये सुनकर स्ट्रेच बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वेल अपने फ्रेम की मदद से स्ट्रेच को बाहर टेलीपोर्ट कर देती है और स्ट्रेच को गायब होता हुआ देखकर फोमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और उसे देखकर बेला बोलती है मैं कभी भी और किसी को भी गायब कर सकती हूँ, मुझे बस इन फ्रेम की जरूरत है, अब मैं तुम्हें भी गायब करने वाली हूँ। पर फोमी उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी, इसलिए वेल बोलती है अरे यार कम से कम डॉज करने की तो कोशिश करो। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्ट्रेच रोड पर चल रहा होता है। तभी वेल फोमी को हॉस्टेज बनाकर वहाँ आती है और बोलती है हे जो मैं बोल रही हूँ वो करो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगी। वो बिल्डिंग देख रहे हो ना, वहाँ जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक आइटम लेकर आओ। स्ट्रेच बोलता है कैसा आइटम? बेल बोलती है वहाँ जाओगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और बेल की बात मानकर स्ट्रेच बिल्डिंग में चला जाता है तो वहाँ उसे एक मॉन्स्टर मिलता है जो उससे बोलता है अगर तुम इस बिल्डिंग में एंटर करने में कामयाब हो गए हो तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि तुम भी एक मॉन्स्टर हो। स्ट्रेच बोलता है मुझे यहाँ पर किसी ने भेजा है एक आइटम लेने के लिए। वो मॉन्स्टर बोलता है अच्छा तो तुम उस टाइप के कस्टमर हो तो पहले क्यों नहीं बताया, चलो मेरे साथ चलो। वहीं दूसरी ओर बेल ब्लैक कार्टन को बंद करने की कोशिश कर रही होती है पर ब्लैक कार्टन बंद नहीं हो रहा था, इसलिए वो बोलती है मैं इसे बंद नहीं कर पा रही हूँ, शायद इसे वही बंद कर सकता है जिसने इसे खोला हो। फोमी बोलती है कौन है वो इंसान? बेल बोलती है ये वही होगा जिसने मुझसे ब्लैक कार्टन को चुराया था। वो जो कोई भी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं उसे ढूंढूंगी और अपना डार्लिंग बना लूंगी। वहीं दूसरी ओर वो मॉन्स्टर स्ट्रेच को बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में ले जाता है और बोलता है ये है ऑर्ग पैंटी जिसकी तुम्हें तलाश है। ये एक लेजेंड चड्डी है जिसे सदियों से पहना गया पर फिर भी ये आज तक नहीं फटी है। और अगर ये चड्डी तुम्हें खुद के लिए चाहिए तो तुम्हें उसके लिए मुझे हराना पड़ेगा क्योंकि इस चड्डी को सिर्फ वही पहन सकता है जो मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। ये बोलकर वो मॉन्स्टर स्ट्रेच को जोर का पंच मारता है जिसकी वजह से स्ट्रेच दूर जाके गिरता है। और गिरने के बाद वो बोलता है क्या यार मुझे एक गंदी सी चड्डी के लिए सब करना पड़ रहा है। वो मॉन्स्टर बोलता है क्या कहा तुमने? गंदी सी चड्डी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस चड्डी को गंदी बोलने की? ये बोलकर वो मॉन्स्टर दोबारा से स्ट्रेच को पंच मारने वाला होता है पर स्ट्रेच अपनी पावर की मदद से उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है। और फ्रीज करने के बाद वो उसे बड़े आराम से मारता है पर आराम से मारने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। और उसके गिरने के बाद स्ट्रेच बोलता है मैं ये चड्डी ले जा रहा हूँ। तभी वेल वहां आकर बोलती है स्ट्रेच मुझे इस चड्डी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी। स्ट्रेच बोलता है इस लड़की ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भूमि बोलती है स्ट्रेच गुस्सा मत करो, वेल को किसी ऐसे तलाश थी जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो इसलिए उसने तुम्हें टेस्ट किया। स्ट्रेच कहता है तुम्हारे टेस्ट के चक्कर में मैंने इस शॉप ओनर को लगभग मार ही डाला था। भूमि बोलती है स्ट्रेच बेल ने कहा कि उसे मुझे दोबारा जिंदा करने का तरीका पता है। बेल बोलती है हाँ मेरे पास एक बुक थी जिसमें इंसानों को वापस जिंदा करने का तरीका था। स्ट्रेच बोलता है इस समय वो बुक कहाँ है? बेल बोलती है मैंने उसे बेच दिया। स्ट्रेच बोलता है तुमने उस बुक को कहाँ बेचा? बेल बोलती है मैंने उस बुक को वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड में बेचा था जिसे वुल्फ टेरिटरी कहा जाता है। और सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में बेल बोलती है मेरे पास एक ऐसी बुक थी जिसमें इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका था पर मैंने उस बुक को मिस्टर डीमन वर्ल्ड में बेच दिया जिसे वुल्फ टेरिटरी भी कहा जाता है। स्ट्रेच चिल्लाकर बोलता है क्या कहा तुमने? वुल्फ टेरिटरी? बेल बोलती है तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्या तुम वुल्फ टेरिटरी के बॉस को जानते हो? स्ट्रेच बोलता है हाँ वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था पर अब हम दोनों राइवल्स हैं। जिसके बाद हमें डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुल्फ टेरिटरी का बॉस टेरिटरी बैटल में एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उस बैटल में उस मॉन्स्टर को हरा देता है। और उस मॉन्स्टर के हारते ही वुल्फ के टीममेट बोलते हैं
तुम सब सुन लो, अब से ये टेरिटरी हमारे बॉस का हुआ, अब से वो यहाँ पर रूल करेंगे। पर वुल्फ उन दोनों की बातों पे ध्यान न देकर वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद हमें दोबारा से इंसानों की दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्ट्रेच बोलता है वुल्फ एक ऐसा डीमन है जो ज्यादा बात नहीं करता, सिर्फ लड़ता है। पर फोमी और बेल उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी, इसलिए स्ट्रेच चिल्लाकर बोलता है तुम दोनों मेरी बात सुन भी रही हो? बेल बोलती है मैं तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर तुम उसे पहले से जानते हो तो तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो बुक तुम्हें वापस दे दे। स्ट्रेच बोलता है ये इतना आसान नहीं है, माना कि हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे और अब हम दोनों टेरिटरी बॉस बन चुके हैं। बेल बोलती तुम सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम मेरी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हो वुल्फ से मिलने के लिए? स्ट्रेच बोलता है वाह यार तुम तो बहुत समझदार निकली। बेल बोलती है पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। स्ट्रेच कहता है अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें गुस्से से मनाऊंगा। ये बोलकर वो बेल को एक पंच मारने वाला होता है, पर वो पंच मार पाता उससे पहले ही बेल अपने पावर की मदद से उसके पंच को उसके फेस की ओर टेलीपोर्ट कर देती है, जिसकी वजह से स्ट्रेच का पंच स्ट्रेच को ही लग जाता है। वहीं दूसरी ओर डीमन वर्ल्ड में एनिमल, सेटी, योशिडा और डेको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी एनिमल बोलता है स्ट्रेच के यहाँ ना होने से सब कुछ कितना शांत है, काश ये ऐसे ही चलता रहे। क्यों योशिडा, मैंने सही कहा ना? तभी स्ट्रेच बोलता है मैं योशिडा नहीं हूँ, स्ट्रेच हूँ। ये सुनकर एनिमल बोलता है बॉस आप यहाँ, आपके साथ ये क्या हुआ? फोमी बोलती है मैं तुम सबको कैसे समझाऊं, वो क्या है ना स्ट्रेच ने खुद को ही पंच मार लिया इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। स्ट्रेच गुस्से में बोलता है मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। एनिमल तुम मेरे साथ वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड चल रहे हो अभी के अभी, और ये पूरे सीन बेल भी देख रही होती है अपने पावर की मदद से। तभी वो बोलती है लगता है स्ट्रेच खुद से ही वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड में जा रहा है। मास्टर बोलता है तुम्हें अपनी पावर की मदद से उसे वहां भेज देना चाहिए था। बेल बोलती है तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे अभी भी शक है कि स्ट्रेच ने ही मेरा ब्लैक कार्टन चुराया था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अपने असली पावर को छुपा रहा है। मास्टर बोलता है बहाने बनाना बंद करो और सीधा सीधा बोलो कि तुम्हें स्ट्रेच पसंद है। बेल बोलता है ऐसा नहीं है, मैं तो बस कल्प्रिट को ढूंढना चाहती हूँ। हाँ ये बात अलग है कि मैं उसे ढूंढकर उसे अपना डार्लिंग बना लूंगी। जिसके बाद हमें दोबारा से मास्टर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेको स्ट्रेच के पास आता है और बोलता है बहुत सारी तैयारी हो चुकी है, अब आप वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड में जा सकते हैं। और डेको की ये बोलते ही वहाँ कैरेज आती है और स्ट्रेच, फोमी और एनिमल कैरेज में बैठकर वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड में जाने लगते हैं। और क्योंकि कैरेज खींचने वाले मास्टर बहुत तेज भाग रहे थे इसलिए एनिमल को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, और डर की वजह से वो बोलता है मेरी चैन ढीली करो नहीं तो मुझसे उल्टी हो जाएगी। स्ट्रेच उसे उठाकर बोलता है नखरे करना बंद करो, मुझे तुम्हारी तीसरी आंख की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करो और वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए एक सेफ रूट ढूंढो। एनिमल बोलता है मैं सेटी के बिना अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। स्ट्रेच बोलता है तुम अपने पावर का इस्तेमाल करते हो या मैं तुम्हें फोमी को दे दूं खिलाने के लिए? एनिमल बोलता है अच्छा मैं करता हूँ, बस तुम मुझे फोमी को मत देना। ये बोलकर वो अपने पावर की मदद से सेफ रूट ढूंढने लगता है। तभी उसे आधे रास्ते में वुल्फ और उसकी टीम दिखती है, इसलिए वो चिल्ला कर बोलता है हमें अभी के अभी रुकना होगा नहीं तो हम टकरा जाएंगे। पर कैरेज वाले मास्टर नहीं रुकते हैं और वो सच में जाकर वुल्फ से टकराने वाले होते हैं, पर वो टकरा पाते उससे पहले ही वुल्फ अपने वेपन की मदद से उस कैरेज को 2 हिस्सों में बांट देता है और काटने के बाद वो देखता है कि स्ट्रेच उसके वेपन पर फोमी को गोद में लेकर खड़ा होता है। तभी स्ट्रेच बोलता है बहुत समय हो गया ना वुल्फ वो है। वुल्फ बोलता है पूरे डीमन वर्ल्ड में इकलौते तुम ही हो जो मुझे इस नाम से बुला सकते हो। ये बोलकर वो अपने वेपन को जोर से घुमाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच उसके वेपन से नीचे उतर जाता है और नीचे उतरने के बाद वो वुल्फ से जाकर हाथ मिलाता है और बोलता है कितना समय हो गया ना, पर तू जरा सा भी नहीं बदला। और ये बोलने के बाद वो वुल्फ से इंसानों को दोबारा जिंदा करने वाली बुक के बारे में पूछता है, पर वुल्फ बोलता है नहीं यार मेरे पास ऐसी कोई बुक नहीं है। स्ट्रेच बोलता है तो फिर अपने बॉस की पोजीशन का इस्तेमाल कर और मुझे वो बुक ढूंढने में मदद कर। वुल्फ बोलता है तुझे समझ में भी आ रहा है तू क्या बोल रहा है? शायद तुझे पता नहीं है कि अब मैं कितने सारे टेरिटरी का बॉस बन चुका हूँ, ऑलमोस्ट पूरा वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड मेरे कब्जे में है और तू चाहता है कि मैं तेरे बुक के लिए इतनी मुसीबत उठाऊं। स्ट्रेच बोलता है अच्छा चल ठीक है, पुराने तरीके से फैसला करते, अगर मैं जीता तो तू मेरी बुक ढूंढने में मदद करेगा और अगर मैं हारा तो मैं तुझे वो लड़की दे दूंगा। वुल्फ शर्माते हुए बोलता है ये लड़की मेरे टाइप की तो नहीं है, पर तू इतना बोल रहा है तो ठीक है। और वुल्फ का चेहरा देखकर फोमी को उल्टी आने लगती, इसलिए वो जाकर उल्टी करने लगती और उसे देखकर वुल्फ बोलता है क्या मेरा चेहरा इतना बुरा है? स्ट्रेच बोलता है ये तो बस उसका तरीका है अपनी खुशी जाहिर करने का। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्ट्रेच, फोमी और एनिमल एक बार में बैठे होते हैं। तभी स्ट्रेच बोलता है मैं और वुल्फ बॉलिंग से बैटल लड़ेंगे। फोमी बोलती क्या कहा, बॉलिंग से? स्ट्रेच बोलता है हाँ हमारी बैटल बॉलिंग से है, इसलिए मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं उस वुल्फ को हरा दूंगा। और वुल्फ बहुत ही अलग तरह का डीमन है, मैं जहाँ लड़ने के लिए अपने मैजिकल पावर का यूज करता हूँ तो वहीं वुल्फ लड़ने के लिए सिर्फ अपनी पावर का यूज करता है। और बैटल के दौरान ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वुल्फ अपनी पूरी पावर से बॉल को फेंकेगा और वहीं मैं अपने मैजिकल पावर से बॉल को कंट्रोल करूंगा और अपने हिसाब से उसे थ्रो करूंगा। ये सुनकर फोमी और एनिमल बोलते हैं छी कितनी गंदी हरकत है। तभी वहाँ वुल्फ आकर स्ट्रेच को बैटल के लिए ले जाता है और वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी बैटल बॉलिंग के थ्रू नहीं बल्कि बॉक्सिंग के थ्रू होगी। इसलिए एनिमल बोलता है तुमने कहा था कि तुम दोनों की बैटल बॉलिंग के थ्रू होगी, पर यहाँ तो बॉक्सिंग मैच होने वाला है, बॉक्सिंग में तुम्हारा कोई चांस नहीं वुल्फ के अगेंस्ट। स्ट्रेच बोलता है इस बैटल में फोमी दाव पे लगी, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं हार जाऊँ। वहीं दूसरी
और वुल्फ के गैंग मेंबर उससे बोलते हैं, बॉस आपका ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा टाइम लगा रहा है, कहीं वो भाग तो नहीं गया। वुल्फ बोलता है नहीं वो भागेगा नहीं, क्योंकि वो लड़की अभी भी हमारे पास है। तभी फोमी रिंग में चेयर लीडर का ड्रेस पहन के आती है, और क्योंकि वो उस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, इसलिए उसे देखकर वुल्फ के नाक से खून बहने लगता है। और वुल्फ खून पोंछकर बोलता है लड़की सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है, इसलिए मैं इसे कैसे भी करके अपने साइड में चाहता हूँ। तभी स्ट्रेच रिंग में आता है, और उसके रिंग में आते ही बॉक्सिंग मैच शुरू हो जाता है, और मैच शुरू हो जाता है। वुल्फ लगातार स्ट्रेच पर अटैक करने लगता है, पर स्ट्रेच उसके अटैच को डॉज करके उसे जोर से पकड़ लेता है। और स्ट्रेच को ऐसा करता हुआ देखकर वुल्फ बोलता है, मुझे नहीं पता तू क्या करना चाहता है, पर मैं इतना बता दूं कि बॉक्सिंग मैच में तेरा मेरे अगेंस्ट कोई चांस नहीं। ये बोलकर वो स्ट्रेच को जोर का पंच मारता है, और वो पंच इतना जोरदार होता है कि स्ट्रेच नॉकआउट होकर गिर जाता है। और उसके गिरने के बाद रेफरी काउंटडाउन शुरू करता है, और 7 तक काउंटडाउन होने के बाद स्ट्रेच दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होता है, और उसे देखकर बुल बोलता है, स्ट्रेच सपना कैसा लगा? स्ट्रेच बोलता है, हाँ बहुत अच्छा सपना था। बुल बोलता है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे दोबारा से सुलाने वाला हूँ। ये बोलकर वो दोबारा से स्ट्रेच को पंच मारने लगता है, और उसके पंच सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए स्ट्रेच को बहुत सारी सीरियस इंजरीज आ रही थी। और स्ट्रेच को देखकर एनिमल बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था, बॉक्सिंग मैच में स्ट्रेच का वुल्फ के अगेंस्ट कोई चांस नहीं है। माना कि स्ट्रेच एक वैम्पायर है जिसके पास ऑसम हीलिंग पावर है, और अगर वो ऐसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता रहा तो उसकी मैजिकल पावर बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी और वो हार जाएगा। वहीं दूसरी ओर बुल बोलता है, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी है, पर मैं भी देखता हूँ तुम कितने देर तक खुद को हील कर पाते हो। ये बोलकर वो दोबारा से स्ट्रेच को मारने लगता है, पर तभी वो रियलाइज करता है कि वो जितना स्ट्रेच को मार रहा था उसे उतनी ही ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। और ये बोलने के बाद जब वो अपने कंधे पर हाथ रखता है तो उसे अपने कंधे पर स्ट्रेच का दांत मिलता है, और बुल को देखकर स्ट्रेच कहता है, आखिरकार तुम्हें पता चल गया। बुल बोलता है, अच्छा तो तुम पूरे समय मेरी पावर को कंज्यूम करके खुद को हील कर रहे थे। स्ट्रेच बोलता है, सही पकड़ा यार, यही तो मेरे दांतों का कमाल है। तुम मुझे जितना ज्यादा चोट पहुंचाओगे तुम्हारी पावर उतनी ज्यादा कम हो जाएगी, अब मैं तुम्हें आराम से हरा सकता हूँ। ये बोलकर वो बुल को जोर का पंच मारता है, जिसकी वजह से बुल नॉकआउट होकर नीचे गिर जाता है, और उसके गिरने के बाद रेफरी काउंटडाउन शुरू करता है, और 4 तक काउंटडाउन करने के बाद बुल दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होता है, और उसे देखकर स्ट्रेच बोलता है, अब तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं बची है कि तुम मेरे अगले अटैक को सह पाओ। बुल बोलता है, स्ट्रेच आखिर वो चीज है क्या जिसकी वजह से तुम इतना नीचे गिर गए हो? वो सिर्फ एक बुक तो नहीं हो सकती, आखिर वो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से तुमने मुझे मेरे बुल फॉर्म में आने पर मजबूर कर दिया? स्ट्रेच कहता है, अगर तुम इतना ही जानना चाहते हो तो सुनो, उस लड़की को देख रहे हो ना, वो अब होस्ट बन चुकी है, पर पहले वो इंसान थी, मैं बस उसे वापस जिंदा करने का तरीका ढूंढना चाहता हूँ। बुल बोलता है, क्या कहा तुमने? उसे वापस जिंदा करना चाहते हो? क्या मजा आ गया? तुम उस तरह के वेम्पायर नहीं हो, तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करते हो। तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि तुम उसे वापस जिंदा करके उसका खून पीना चाहते हो? और वुल्फ की ये सारी बातें सुनकर स्ट्रेच बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और उसे जोर का पंच मारने वाला होता है, पर वो पंच मार पाता उससे पहले ही फोमी आकर उसे जोर का चाटा मारती है, और बोलती है कि तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो ना, फिर क्यों तुम दोनों इस बैटल को इस हद तक ले जा रहे हो? क्या तुम दोनों ये सब यहीं खत्म नहीं कर सकते हो? तभी वेल वहां आकर बोलती है, अच्छा अच्छा बहुत हुआ, तुम दोनों इस मैच को हार गए हो, इसलिए मैं तुम दोनों को गायब करने वाली हूँ। ये बोलकर वो अपने पावर की मदद से रिंग में मौजूद सभी लोग को एक मिस्टीरियस प्लेस पर टेलीपोर्ट कर देती है, और उस मिस्टीरियस प्लेस पर पहुंचने के बाद बुल बोलता है, ये जगह कौन सी है? स्ट्रेच बोलता है, पता नहीं। वुल्फ बोलता है, वैसे स्ट्रेच क्या तुम उस लड़की को जानते हो? स्ट्रेच बोलता है, हाँ यही वो लड़की है जिसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास वो बुक है जिसमें इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका है। वुल्फ बोलता है, इसी लड़की ने तो मुझसे भी कहा था कि मुझे बॉलिंग मैच की जगह बॉक्सिंग मैच ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग मैच में तुम किसी तरह की चीटिंग करने वाले थे। स्ट्रेच बोलता है, वो इतने समय से हम सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। तभी बेल वहां आती है और स्ट्रेच को इंसानों को दोबारा जिंदा करने वाली बुक देती है, और उस बुक को देखकर स्ट्रेच बोलता है, इसका मतलब ये बुक हमेशा से तुम्हारे पास थी, तुम मुझे बस इधर उधर घुमा रही थी। वेल बोलती है, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मेरी बुक वापस करो। स्ट्रेच बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है। ये बोलकर वो बुक में इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका ढूंढने लगता है, और उस बुक में लिखी हुई लैंग्वेज उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए एनिमल बोलता है, कोई चारा नहीं बचा है, हमें इस बुक के ऑथर से ही पूछना पड़ेगा कि इस बुक में क्या लिखा है। ये सुनकर स्ट्रेच जब ऑथर का नाम पढ़ता है तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और डर से कांपने लगता है, और उसे देखकर फोमी बोलती है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? स्ट्रेच बोलता है, क्योंकि इस बुक का ऑथर वैम्पायर ब्रैड टी ब्लैड है, जो मेरा बड़ा भाई है। वो हेल के अपर रीजन में रहता है, जिस रीजन को डीमन वर्ल्ड ऑक्रोपोलिस कहा जाता है। वहाँ सिर्फ एलिट डीमन को ही जाना अलाउ है। फोमी बोलती, पर ये तो अच्छी बात है ना, वो तुम्हारा भाई है। बेल बोलती है, जिस तरह से ये कांप रहा है जरूर कोई बड़ी बात होगी। और सेकंड थर्ड एपिसोड यहीं पर एंड होता है।
एपिसोड 3 के एंड में स्ट्रेच बुक के ऑथर का नाम देखता है और नाम देखते ही वो डर से कांपने लगता है और उसे देखकर बाकी सब लोग बोलते हैं तुमने ऐसा क्या देख लिया कि तुम डर से कांपने लगे। स्ट्रेच बोलता है इस बुक का ऑथर वेम्पायर ब्रेथ ब्लैड है, जो मेरा बड़ा भाई है। वो डीमन वर्ल्ड के अपर रीजन में रहता है जिसे एक्रोपोलिस कहा जाता है। वहाँ पर सिर्फ लाइट डीमन का ही जाना अलाउ है। बेल बोलती है तुमने कहा कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तो अच्छी बात है ना। वुल्फ बोलता है अगर वो ऐसे कांप रहा है तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। स्ट्रेच बोलता है तुम सही बोल रहे हो, उसके बारे में सोच कर ही मुझे घबराहट हो रही है। एनिमल बोलता है डीमन वर्ल्ड एक्रोपोलिस में सिर्फ वही डीमन जा सकते हैं जिन्होंने शायद टेरिटरी पर कॉन्कर किया हो। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ डीमन किंग ही वहाँ रह सकते हैं। वहाँ जो डीमन रहते हैं वो पूरे डीमन वर्ल्ड पे कंट्रोल करते हैं। अगर सीधे सीधे बोलूं तो एक्रोपोलिस वो जगह है जहाँ डीमन वर्ल्ड के रोल बनाए जाते हैं। वहाँ कॉमन डीमन का जाना अलाउ नहीं है। वुल्फ बोलता है पर स्ट्रेच तुम तो वहाँ जा ही सकते हो ना, क्योंकि तुम तो वेम्पायर के नोबल लाइन से आते हो। तुम्हारे लिए वहाँ जाना घर वापस जाने जैसा होगा। स्ट्रेच बोलता है ये इतना आसान नहीं, क्योंकि वो मैं ही था जो घर छोड़कर भाग आया था। अब इतने सालों बाद मैं उन सबका सामना कैसे करूंगा। वुल्फ बोलता है अगर तुम उन सबका सामना नहीं कर सकते हो तो मेरा सामना करो। तुमने उस लड़की से वादा किया है, उसे पूरा करो। आखिर में तुम किस बात से डर रहे हो? तुम्हारे अंदर भी चेरी खून दौड़ता है। स्ट्रेच बोलता है अच्छा अच्छा मैं समझ गया, अब मुझे छोड़ो। ये सुनकर वुल्फ उसे छोड़ देता है और छोड़ने के बाद वो बेल की तरफ देखने लगता है और उसे देखकर बेल बोलती है अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अपने पावर की मदद से स्ट्रेच को एक्रोपोलिस ले जाऊंगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। वुल्फ बोलता है बकवास करना बंद करो। तुम्हारे गेम की वजह से हम दोनों ने लगभग एक दूसरे को मार ही डाला था। अगर तुम उस तरह की लड़की नहीं हो जिन्हें लड़कों की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं भी तुम्हें रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और वुल्फ की धमकी सुनकर बेल बोलती है अच्छा अच्छा मैं स्ट्रेच को लेकर वहाँ चली जाऊंगी। तभी वुल्फ बोलता है स्ट्रेच चिंता मत करो, मैं फूमी का ख्याल रखूंगा। ये बोलकर वो स्ट्रेच को पोर्टल में भेज देता है और ये देखकर बेल बोलती है अभी पोर्टल एक्रोपोलिस से कनेक्ट नहीं हुआ था। अब वुल्फ बोलता है क्या कोई गड़बड़ी हो गई? बेल बोलती है नहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जिसके बाद हमें स्ट्रेच को दिखाया जाता है और वो वहाँ मन में बोलता है ये कौन सी जगह है। बेल वहाँ आकर बोलती ये मेरा कमरा है, मैं पोर्टल को एक्रोपोलिस से कनेक्ट कर पाती उससे पहले ही वुल्फ ने तुम्हें लात मार के पोर्टल में भेज दिया, इसलिए तुम सीधे मेरे कमरे में आ गए, क्योंकि मेरा पोर्टल ऑटोमेटिक मेरे रूम से कनेक्ट रहता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्ट्रेच नहाकर बाहर आता है और बोलता है कि तुमने मुझे अपना शावर यूज करने दिया, उसके लिए शुक्रिया। बेल बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम पसीने से भीगे हुए थे, नहाना तुम्हारे लिए जरूरी था। और ये बोलने के बाद वो स्ट्रेच को लुभाने के लिए बोलती है अच्छा मैं नहाने जाती हूँ। और ये बोलने के बाद वो नहाने चली जाती है और नहाते नहाते वो अपने पावर की मदद से स्ट्रेच को देख रही होती है और मन में बोलती है लगता है स्ट्रेच उत्तेजित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर एनिमल बोलता है वुल्फ वैसे वेयरवुल्फ भी तो नॉर्मल डीमंस होते हैं ना, तो फिर तुमने क्यों डीमन वर्ल्ड छोड़ दिया? वुल्फ बोलता है मैंने डीमन वर्ल्ड नहीं छोड़ा, मुझे वहां से निकाल दिया गया क्योंकि मैं प्योर ब्लडेड वेयरवुल्फ नहीं हूँ। मेरे शरीर में लो क्लास डीमन का भी खून दौड़ रहा है। एनिमल बोलता है अच्छा इसलिए तुम सारे टेरिटरी पर कब्जा कर रहे हो ताकि तुम एक नॉर्मल डीमन बन जाओ और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। कितनी इमोशनल कहानी है तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे रोना आ रहा है। ये बोलकर फूमी और एनिमल दोनों रोने लगते हैं और रोते रोते फूमी बोलती है मैं प्रे करूंगी कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक्सेप्ट कर लें। जिसके बाद हमें दोबारा से बेल के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेल नहा के बाहर आती है और बाहर आते ही वो स्ट्रेच को लुभाने की कोशिश करने लगती है और उसे देखकर स्ट्रेच बोलता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? कहीं तुम मुझे दोबारा से टेस्ट तो नहीं कर रही हो ना? बेल बोलती है मेरा शक तो बॉक्सिंग मैच के दौरान ही खत्म हो गया था, अब तो मुझे यकीन हो गया तुम पक्का कुछ छुपा रहे हो। स्ट्रेच बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं क्या छुपा रहा हूँ? बेल स्ट्रेच के क्लोज जाकर कान में बोलती है तुम जो भी छुपा रहे हो मैं उसे देखना चाहती हूँ। ये सुनकर स्ट्रेच दूर भाग जाता है और उसे घबराता हुआ देखकर बेल जोर जोर से हंसने लगती है और थोड़ी देर हंसने के बाद वो बोलती है वैसे तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? स्ट्रेच बोलता है बंद करो ये सब और सीधा सीधा बताओ तुम्हारा क्या मतलब था जब तुमने कहा कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। बेल बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हारी आधी पावर सील है, किसी ने तुम्हारी पावर को लॉक करके रखा है। स्ट्रेच बोलता है तुमने सही बोला, मेरी आधी पावर सील है और उस सील की चाबी मेरे बड़े भाई के पास है। बचपन में मेरा भाई मुझ पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता था मेरी पावर को अवेकन करने के लिए और वो मेरी पावर को अवेकन करने के लिए हर रोज मुझ पर अलग अलग खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता था, पर उसका रियल मोटिव मेरी पावर को अवेकन करना नहीं था, मुझे मारना था। वो अपने हर खतरनाक रिसर्च का एक्सपेरिमेंट मुझ पे ही करता था और फिर एक दिन वो मेरे पास आया और बोला स्ट्रेच आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी दवाई पूरी तरह से बन चुकी है। इस दवाई की मदद से मैं तुम्हें मारे बिना ही तुम्हारी पावर को सील कर सकता हूँ। ये बोलकर वो स्ट्रेच के दिल में एक सुई को शूट कर देता है और बोलता है जब तक तुम्हारे दिल के अंदर ये सुई रहेगी तब तक तुम्हारी पावर सील रहेगी, सिर्फ मैं ही इसे हटा सकता हूँ। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे भाई का रियल मोटिव मेरी पावर को अवेकन करना नहीं बल्कि मेरी पावर को सील करना था। वो सुई आज भी मेरे दिल में है। बेल बोलती वैसे तुम्हारा भाई तुम्हारी पावर को सील क्यों करना चाहता था? स्ट्रेच उसकी बात को टाल देता और बोलता है ये क्या है और तुम इसमें क्या कर रही हो? बेल बोलती है मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी इसलिए मैं सेल फोन से खाना ऑर्डर कर रही थी। स्ट्रेच बोलता है जरा मुझे भी तो दिखाना। औसम यार ये तो छूने से चलता है, ये कितना फ्यूचरिस्टिक है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी बेल चिल्ला कर बोलती है तुम कितनी देर तक सेल फोन से खेलते रहोगे, हमें तुम्हारे बड़े भाई के पास भी तो जाना है।
स्ट्रेच बोलता है कि हम अभी जा रहे हैं, हम अभी नहीं जा सकते हैं। बेल बोलती है अच्छा ठीक है, हम कल तुम्हारे भाई के पास जाएंगे और तुम्हारे दिल में लगी सुई को निकलवाएंगे। जिसके बाद अगले सीन में हमें एनिमल, वुल्फ और फ्यूमी दिखाए जाते हैं। तभी एनिमल बोलता है फूमी अगर तुम्हें नींद आ रही हो तो तुम सो सकती हो। फूमी बोलती है हाँ मुझे नींद तो आ रही है, और ये बोलने की तुरंत बात ही वो सो जाती है। और उसे देखकर एनिमल बोलता है अरे यार ये तो बड़ी जल्दी सो गई, लगता है ये बहुत ही ज्यादा थक गई थी। हे वुल्फ तुम इसे उठाकर कमरे में क्यों नहीं छोड़ देते हो? बोल बोलता है क्या मैं, एनिमल बोलता है नहीं तो क्या मैं, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे उठा पाऊंगा? बोल बोलता है तुम सही बोल रहे हो, तुम इसे नहीं उठा पाओगे, मुझे इसे कमरे में छोड़ना पड़ेगा। ये बोलकर वो फूमी को अपने कंधे पर उठा लेता है, और कंधे पर उठाते ही फूमी के बिग थिंग्स उसके बॉडी पे टच होने लगते हैं, इसलिए वुल्फ शर्माने लगता है। तभी एनिमल बोलता है देखो फूमी के पैर गायब हो रहे हैं। और फूमी के पैर को गायब होता हुआ देखकर वुल्फ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे लेकर भागने लगता है। और उसे देखकर एनिमल बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो? वुल्फ बोलता है यहीं पास में एक डीमन रहता है जिसे डीमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता है, उसे जरूर पता चल जाएगा कि फूमी के पैर क्यों गायब हो रहे हैं। डीमन वर्ल्ड में उसे मैड साइंटिस्ट कहा जाता है और उसका नाम फ्रैंकिस्टीन है। वहीं दूसरी ओर स्ट्रेच और वेल एक्रोपोलिस जाते हैं। तभी वेल बोलती हमारा सफर यहीं तक था, अब यहाँ से तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। ये बोलकर वेल वहाँ से चली जाती है और स्ट्रेच चुप चुप कर आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आकर बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। स्ट्रेच बोलता है लिज कैसी हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। और स्ट्रेच के ये बोलते ही लिज उसके ऊपर अटैक करने लगती है और स्ट्रेच उसके अटैक से बचकर भागने लगता है। और भागते भागते वो बोलता है लिज थोड़ा शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। लिज बोलती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम वैम्पायर के नाम पे दबा हो, बड़े भाई तुमसे नहीं मिलना चाहते हैं। स्ट्रेच बोलता है तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। लिज बोलती है मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, एक भगौड़े और धोखेबाज को मैं कभी अपना भाई नहीं मानूंगी। मैंने बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार किया है तुम्हारे सभी गुनाहों की सजा देने के लिए। ये बोलकर वो स्ट्रेच पर एक मैजिक अटैक करती है और उस अटैक की वजह से स्ट्रेच ट्रैप हो जाता है। और उसके ट्रैप होते ही आसमान से एक बड़ा पंच आकर स्ट्रेच को मारता है और उस पंच की वजह से स्ट्रेच के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो जमीन के नीचे चला जाता है। और नीचे जाते जाते स्ट्रेच चिल्लाकर बोलता है मुझे पूरी दुनिया में सबसे बेकार भाई बहन मिले हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की बहन मुझे डीमन वर्ल्ड के अल्टीमेट प्रिजन में डाल देगी। और ये बोलते बोलते वो सीधा जाके जेल में गिरता है और जेल में गिरने के बाद वो बोलता है लगता है मैं ब्रैज से नहीं मिल पाऊंगा। और उसके बोलते ही जेल का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद स्ट्रेच पावर की मदद से जेल के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे लिज की आवाज सुनाई देती जो उससे बोलती है वो दरवाजा नहीं खोलेगा, तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। स्ट्रेच बोलता है ये बटन किस लिए है? लिज बोलती है अगर तुम जानना चाहते हो तो उस बटन को दबा कर देख लो। यह सुनकर स्ट्रेच उस बटन को दबा देता है और उस बटन के दबाते अनाउंसमेंट होने लगती है कैदी नंबर 10,96,739 ने चैलेंज बटन दबा दिया है। कैदी नंबर 10,96,739 कृपया हॉलवे की ओर प्रस्थान करे। और ये अनाउंसमेंट होने के बाद जेल के पीछे वाली दीवार खुल जाती है और वहां से हॉलवे जाने का रास्ता होता है, इसलिए स्ट्रेच वहां से चला जाता है। और वहां जाकर वो देखता है कि उसकी अपोनेंट उसकी बहन होती है, इसलिए वो मुस्कुराने लगता है। और उसकी मुस्कुराहट देखकर लिज बोलती है मेरे पावर के सामने तुम्हारे जैसे मामले डीमन कुछ भी नहीं है। स्ट्रेच बोलता है अगर मैं तुम्हें इतना ही मामले लग रहा हूँ तो प्लीज मेरे ऊपर अपने प्रिविलेज मैजिक का यूज मत करना। लिज बोलती है तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे लड़ने वाली हूँ, तुमसे तुम्हें डीमंस लड़ेंगे। ये बोलकर लिज वहाँ 2 डीमंस को समन करती है और बोलती है अगर तुम यहाँ से आजाद होना चाहते हो तो इन मॉन्स्टर को हराओ। और मैं बता दूं कि आज तक इन डीमंस को कोई भी नहीं हरा पाया है। हेलो गाइस, 4th एपिसोड यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस वॉइस को इग्नोर करना क्योंकि मेरे पास अभी लिटरली माइक नहीं है, और आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं जल्दी माइक भी ले लूंगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। एपिसोड 4 के एंड में हमने देखा कि स्ट्रेच जेल से बाहर आने के लिए चैलेंज बटन दबा देता है, इसलिए उसकी बहन उससे लड़ने के लिए 2 डीमंस को समन करती है, जिसके बाद चैलेंज शुरू हो जाता है। और चैलेंज शुरू होते ही वो दोनों डीमंस स्ट्रेच को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेच बेहोश हो जाता है। और उसकी हालत देखकर लिज बोलती है तुम दोनों इसे वापस से जेल में फेंक दो। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद अगले सीन में ब्राजील लिज के पास आता है और बोलता है लिज तुम मुझे देखकर इतनी शौक क्यों हो गई, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। भाई दूसरी ओर डीमंस स्ट्रेच को उसके जेल में फेंकते हैं और बोलते हैं अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो उस चैलेंज बटन को दोबारा मत दबाना। और उनके बोलते ही स्ट्रेच दोबारा से उस बटन को दबा देता है, जिसके बाद हमें दोबारा से ब्रैज और लिज का सीन दिखाया जाता है। तभी ब्रैज बोलता है लिज मुझे सब कुछ सच सच बता दो, अगर कोई घुसपैठिया होता तो तुम उसे पहले ही मरवा चुकी होती, देखो मुझसे डरो मत, मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा। लिज बोलती है अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप का गुस्सा करोगे। तभी वहाँ डीमन आता है और बोलता है लिज क्या मैं आपसे उस नए कैदी के बारे में पूछ सकता हूँ? वो लगता है मैं गलत समय पे आ गया। ब्रैज बोलता है क्या कहा तुमने, एक नया कैदी? और इस सीन को यहीं पर रोक कर हमें डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रैंक फूमी को चेक कर रहा होता है।
और चेक करने के बाद वो बोलता है मुझे घोस्ट के बारे में बहुत कुछ पता, और इस लड़की को देख कर लग रहा है कि यह लड़की घोस्ट और वेम्पायर का मिक्स है। इस लड़की की बॉडी को और वेम्पायर मैजिक की जरूरत है। अगर इसे सही मात्रा में वेम्पायर ब्लड नहीं मिला तो यह लड़की पूरी तरह से गायब हो जाएगी। जब एक घोस्ट की बॉडी दूसरे स्पीसीज के डीमन की मैजिकल पावर को कंज्यूम करती है तो वो धीरे धीरे उसी डीमन की तरह बन जाती है। ये लड़की अभी घोस्ट है, पर क्योंकि इसने वेम्पायर ब्लड कंज्यूम किया है इसलिए अभी धीरे धीरे पार्ट टाइम वेम्पायर बनती जाएगी। अगर ये सच में स्ट्रेच के सारे पावर को कंज्यूम कर लेती है तो ये एक बहुत ही अलग तरह की डीमन बन जाएगी, जिसे पूरे डीमन वर्ल्ड में किसी ने नहीं देखा होगा। बोल बोलता है अगर फोमी स्ट्रेच के पूरे पावर को कंज्यूम कर लेगी तो स्ट्रेच मर नहीं जाएगा। फ्रैंक बोलता है स्ट्रेच मरेगा नहीं, वो बस इस लड़की के अंदर जिंदा रहेगा। बोल बोलता है ये फालतू की बातें बंद करो। फ्रैंक बोलता है यही एकलौता तरीका है इस लड़की को बचाने के लिए, नहीं तो ये लड़की पूरी तरह से गायब हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर एक्रोपोलिस में वो दोनों डीमंस ब्रैच को स्ट्रेच के पास ले जाते हैं और बोलते हैं ये 10 बार चैलेंज बटन दबा चुका है, इतनी मार खाने के बाद भी ये हार नहीं मान रहा है। तभी ब्रैच स्ट्रेच के पास जाता है और उसे एक मैजिकल बुलेट से शूट कर देता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच को होश आने लगता है। और उसको होश में आता हुआ देख कर ब्रैच बोलता है मैंने तुम्हें मैजिकल बुलेट से शूट किया जो तुम्हारे मैजिकल पावर को रिकवर कर देगा और तुम्हारी सारी चोटों को भी हील कर देगी। स्ट्रेच वैसे तुम्हारी बहुत याद है। स्ट्रेच बोलता है हाँ काश मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा कह पाता। खैर ये इंसानों को दोबारा जिंदा करने वाली बुक तुमने ही लिखी है ना, मुझे इस बुक से इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका जानना है, तो मुझे बस वो बता दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वहीं तो दूसरी ओर फोमी लगातार गायब होती जा रही थी, इसलिए वुल्फ और एनिमल बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। तभी वहाँ बेल आती है और उसे देखकर फ्रैंक बोलता है हाइड्रा तुम यहाँ कैसे? बेल बोलती है फ्रैंक कैसे हो? वुल्फ बोलता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? फ्रैंक बोलता है हाँ हाइड्रा मेरी स्पेशल कस्टमर है। बेल बोलती है आज मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं फोमी के लिए आई हूँ। फ्रैंक तुम इन सबको सच क्यों नहीं बता देते हो कि फोमी को बचाने का एक और तरीका है? और ये सुनते ही वुल्फ गुस्से में फ्रैंक को धक्का देता है और बोलता है तुम इतने समय से हमें अंधेरे में रख रहे थे, अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से हमें सच सच बताओ। वहीं दूसरी ओर एक्रोपोलिस में ब्रेस बोलता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि इंसानों को दोबारा कैसे जिंदा करते हैं, अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो उससे मुझे क्या फायदा होगा, और वैसे भी मुझे नहीं पता तुम किस तरह के इंसान को दोबारा जिंदा करोगे, क्या वो एक वर्जिन लड़की है जिसे तुम दोबारा जिंदा करना चाहते हो? स्ट्रेच बोलता है कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं, और वैसे भी मैं किसे भी जिंदा करूँ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वैसे अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो तुम क्या मुझे तरीका बता दोगे? ब्रेच बोलता है मैं उसके बारे में सोचूंगा। स्ट्रेच बोलता है तुम बस मुझे चोतिया बना रहे हो, मैं चाहे जो कुछ भी कर लो तुम मुझे तरीका नहीं बताने वाले हो। और उन दोनों को ऐसा बात करता हुआ देखकर लिज को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी, इसलिए वो चिल्ला कर बोलती है आखिर में स्ट्रेच किस तरह का नोबल डीमन है जो मेरे बिग ज़ॉम्बीज़ को भी नहीं हरा पाया, मुझे नहीं लगता वो हमारी तरह एक नोबल वेम्पायर है। ब्रेच बोलता है ऐसा नहीं है, स्ट्रेच पूरी तरह से नोबल डीमन और प्योर ब्लडेड वेम्पायर और वो तुम्हारा बड़ा भाई है। लिज बोलती है आप गलत बोल रहे हैं, वो मैं थी जो हमेशा आपके साथ खड़ी रही और मैं स्ट्रेच से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। ब्रेच बोलते हैं तुम्हारी गलत फैमिली। लिज बोलती है बड़े भाई तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? स्ट्रेच के जाने के बाद मैंने सोचा था कि आप मुझ पर ध्यान दोगे, पर उसके जाने के बाद भी आप हर समय उसकी फोटो देखते रहते थे और उसकी चिंता करते थे कि वो डीमन वर्ल्ड में क्या कर रहा होगा, और यहाँ तक कि आज भी आप मुझसे नहीं स्ट्रेच से मिलने आए थे। ब्रेच लिज के पास जाकर बोलता है ऐसा नहीं है लिज, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। लिज बोलती है आप झूठ बोल रहे हो, आपको तो मेरे पसंद के बारे में भी नहीं पता, आपको नहीं पता है कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। ब्रेच बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है लिज अब शांत हो जाओ, इस स्ट्रेच में तुम्हें इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका सिखाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें शायद पता नहीं कि पूरा डीमन रेस वाइप आउट हो सकता है सिर्फ उसके एग्जिस्टेंस से। स्ट्रेच बोलता है तुम ये अचानक से क्या बकवास करने लगे? ब्रेच बोलता है मैं पिछले कुछ दिनों से डीमन वर्ल्ड के एक सर्टेन एरिया पर नजर रख रहा हूँ, पर तभी अचानक से मुझे आर्टिफिशियल डीमन नंबर 9 दिखा। वहीं दूसरे और डीमन वर्ल्ड में बोल फ्रैंक से बोलता है जब फोमी को बचाने का दूसरा तरीका था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? फ्रैंक बोलता है मेरे पास कोई चारा नहीं था, ये बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन थी, मैंने एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर बना दिया था बिना किसी डाउट के, वो मेरा आज तक का सबसे बेस्ट क्रिएशन था, मैं उसे आर्टिफिशियल डीमन नंबर 9 बुलाता हूँ। मेरे पूर्वजों ने इंसानों की डेड बॉडी को कलेक्ट करके मॉन्स्टर बनाया था, पर मैंने डीमंस को कलेक्ट करके एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर क्रिएट किया है, पर उस मॉन्स्टर की बॉडी उसकी जरूरत से ज्यादा पावर को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए उसे ऐसी बॉडी पार्ट्स की जरूरत थी जो उसके पावर को कंट्रोल में रख सके। मैंने उससे बोला कि ऐसी बॉडी ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, और उसने मुझसे बोला कि फ्रैंक तुझसे नहीं हो पाएगा, मैं खुद ही ऐसी बॉडी ढूंढूंगा जो मेरे लिए परफेक्ट हो। ये बोलकर वो वहां से टेलीपोर्ट हो गया था, और उसी दिन मुझे भी पहली बार पता चला था कि आर्टिफिशियल मॉन्स्टर नंबर 9 टेलीपोर्टेशन जैसे पावर का भी यूज कर सकता है। अब वो अपने अधूरे बॉडी के साथ पूरे डीमन वर्ल्ड में घूम रहा है नई और परफेक्ट बॉडी की तलाश में। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो धीरे धीरे सभी डीमंस को मार डालेगा, और इसलिए मैं उसे रोकने के लिए स्टैच की बॉडी का इस्तेमाल करने वाला था तुम सबको फूल बनाकर। बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं उस आर्टिफिशियल मॉन्स्टर को अपने हाथों से कुचल डालूंगा। फ्रैंक बोलता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, तुम बस फोमी को सही करो। फ्रैंक बोलता है मैं फोमी को तभी सही करूंगा जब तुम आर्टिफिशियल मॉन्स्टर को हरा दोगे। एनिमल बोलता है पर अभी तो कुछ करो नहीं तो फोमी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। फ्रैंक बोलता है मैं फोमी की बॉडी को आधे दिन तक गायब होने से रोक सकता हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ आधा ही दिन है उस आर्टिफिशियल मॉन्स्टर को रोकने के लिए। जिसके बाद अगले सीन में हमें आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल मॉन्स्टर नंबर दिखाया जाता है, जो एक मॉन्स्टर से बोलता है तुम्हारे पैर बहुत ही तेज है, क्या मैं उन्हें ले सकता हूँ। ये बोलकर आर्टिफिशियल मॉन्स्टर उस डीमन के पैर को उखाड़ देता है। जिसके बाद हमें दोबारा से एक्रोपोलिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्रेज स्ट्रेस से बोलता है वो आर्टिफिशियल मॉन्स्टर इस समय नॉर्दर्न डीमन वर्ल्ड में है और वहाँ वो अपने लिए सुटेबल बॉडी पार्ट्स की तलाश कर रहा है। अगर वो ये सब करने में कामयाब हो गया तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। स्ट्रेच बोलता है इस सिचुएशन में तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। ब्रेज बोलता है जिस हालात में तुम अभी हो तुम वैसे कुछ नहीं कर पाओगे, पर कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें पहले जैसा कर दूं। तुम्हें वो बुलेट तो याद है ना जो मैंने तुम्हारे दिल में शूट किया था। स्ट्रेच बोलता है हाँ मुझे याद है कि कैसे तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। ब्रेज बोलता है लगता है तुम अभी भी गलत फहमी में जी रहे हो। खैर छोड़ो, तुम्हें यह पत्थर तो याद है ना जिसमें तुमने अपनी ट्रिक की थी। स्ट्रेच बोलता है नहीं मुझे इस पत्थर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ब्रेज बोलता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो पत्थर है ना ये पहले 5 मीटर बड़ा था, पर तुमने अपने मैजिकल पावर से इसे छोटा कर दिया था। तुम्हें तो याद ही होगा कि मैं कैसे तुम्हारे फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की कोशिश करता था, पर मैं तुम्हारे फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने में नाकामयाब हो गया था। पर यह झूठ है, दरअसल मैं तुम्हारे फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने में कामयाब हो गया था, पर मैं उस कामयाबी को फेलियर ही समझता हूँ, क्योंकि जब भी तुम अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करते थे तुम्हारी नाक से खून बहने लगता था और तुम बेहोश हो जाते थे। अगर तुम ऐसे ही अपने पावर का यूज करते रहते तो तुम्हारी जान जा सकती थी और वो पूरी तरह से मेरी गलती होती, इसलिए मैंने उस बुलेट को बनाया था जिससे मैं तुम्हारे पावर को कंट्रोल में कर सकूं। और उस बुलेट का ही नतीजा कि तुम आज अच्छे खासे हो, पर अब क्योंकि तुम्हारी बॉडी उस काबिल हो गई है कि तुम अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सको, इसलिए मैं तुम्हारे दिल से वो बुलेट निकालने वाला हूँ ताकि तुम अपने फुल पावर का यूज कर सको। स्ट्रेच बोलता है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे पता है तुम उस बुलेट को इसलिए निकालना चाहते हो ताकि मैं उस मॉन्स्टर से लड़ सकूं, पर मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता। तो मुझे बस इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका बता दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ब्रेज बोलता है इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। लिज उन जॉम्बिस को दोबारा यहाँ समन करो। और यह सुनकर लिज उन जॉम्बिस को दोबारा वहाँ समन करती है और उन जॉम्बिस के अपीयर होते ही ब्रेज बोलता है तुम दोनों सुनो, ये स्ट्रेच को मार डालो, ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर वो दोनों जॉम्बिस स्ट्रेच पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें दोबारा से डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बोल फ्रैंक से पूछता है एग्जैक्टली मेरे पास कितना टाइम है उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। फ्रैंक बोलता है तुम्हारे पास उतना ही टाइम है जितना मेरे पास ये मैजिकल ड्रिंक है, मैं हर घंटे इसे फोमी को पिलाता रहूंगा, उस हिसाब से तुम समझ जाओ कि तुम्हारे पास आधा दिन है उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। ये बोलकर फ्रैंक फोमी को उस मैजिकल ड्रिंक के विजल में से एक विजल पिला देता है और ड्रिंक पीते ही फोमी को वापस हो जाता है और वो फ्रैंक का चेहरा देखकर डर जाती है। तभी एनिमल बोलता है कि फोमी चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। फोमी बोलती है हम सब तो वुल्फ के साथ थे ना, वो कहाँ गया। फ्रैंक बोलता है वुल्फ किसी काम से बाहर गया। जिसके बाद हमें नॉर्दर्न डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेल और वुल्फ उस मॉन्स्टर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी बेल बोलती है तुम्हारे पास कोई प्लान है उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। वुल्फ बोलता है हाँ मेरे पास एक प्लान है, मैं यहाँ के टेरिटरी बॉस को टेरिटरी बैटल के लिए चैलेंज करूंगा। और ये बोलकर वो सच में टेरिटरी बैटल के लिए वहाँ के टेरिटरी बॉस को चैलेंज कर देता है, इसलिए उससे लड़ने के लिए नॉर्दर्न टेरिटरी का बॉस वहाँ आ जाता है और वुल्फ को देखकर बोलता है अरे यार ये तो एक बच्चा है, मैंने सोचा था वो मॉन्स्टर है जिसके बारे में आजकल चर्चा है। वुल्फ बोलता है लगता है तुम भी उस मॉन्स्टर से लड़ना चाहते हो और वो शायद इसलिए यहाँ से चला गया क्योंकि इस टेरिटरी का बॉस तुम्हारे जैसा कमजोर पिग है। वो मॉन्स्टर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पिग कहने की, मैं पिग नहीं बोल रहा हूँ। ये बोलकर वो पिग बुल पर अटैक कर देता और वुल्फ उसके अटैक को डॉज कर उसे ही बहुत जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो पिग सीधा जाकर दीवार में टकराता है और उसके टकराने के बाद बुल बोलता है सुनो अब से टेरिटरी मेरी हुई। वो पिग दोबारा उठकर बोलता है ज्यादा चौड़ में मत जाओ, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बुल बोलता है अपनी हार मान लो नहीं तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ये सुनकर उस पिग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बुल पर अटैक करने वाला होता है और वो अटैक कर पाता है उससे पहले ही वो आर्टिफिशियल मॉन्स्टर पीछे से आकर उसके पेट को पीछे से फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है और उस पिग की ऐसी हालत देखकर बुल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एक्रोपोलिस में स्ट्रेच उन ज़ॉम्बी से बचने के भाग रहा होता है और भागते भागते वो बोलता है ब्रेज तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ब्रेज बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुम चाहे कि भी मेरी बात को नहीं मना कर सकते हो, तुम्हें मेरी बात को मानना ही होगा। ये बोलकर ब्रेज स्ट्रेच के दिल से उस बुलेट को निकाल देता है और उस बुलेट के निकालते ही स्ट्रेच की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उन ज़ॉम्बीज़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और स्ट्रेच के ओवरफ्लो पावर को देखकर लिज बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और गाइस 5th एपिसोड यहीं पर एंड होता है और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। एपिसोड 5 के एंड में हमने देखा था कि ब्रेज स्ट्रेच के फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर देता है और अनलॉक करने के बाद वो बोलता है स्ट्रेच तुम्हारी फुल पावर अनलॉक हो चुकी है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। स्ट्रेच बोलता है क्या मुसीबत है यार, अब मुझे जबरदस्ती उस मॉन्स्टर से जाकर लड़ना पड़ेगा। ब्रेज बोलता है स्ट्रेच मुझे अपनी फुल पावर की एक झलक दिखाओ। ये सुनकर स्ट्रेच मन में बोलता है तुम हमेशा से ऐसे ही रहे हो बड़े भाई, तुम जबरदस्ती दूसरों से अपना काम करवा ही लेते हो। खैर मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हूँ। तभी ब्रेज बोलता है स्ट्रेच अगर तुम इस पंच को रोक देते हो तो मैं तुम्हें इंसानों
इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका बता दूंगा। वहीं दूसरी ओर आर्टिफिशियल मॉन्स्टर वुल्फ से बोलता है, तुमने जो अभी देखा क्या तुम्हें वो पसंद आया? मैंने ऐसा इस रिंग की मदद से किया था। मैंने इस रिंग को उस पिग के मुंह में डाला और अंदर जाते ही ये रिंग बड़ी हो गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये रिंग अभी बड़ी हो रही है। ये बोलने के बाद आर्टिफिशियल मॉन्स्टर वुल्फ की ओर उस रिंग को फेंक देता और वो रिंग वुल्फ की ओर जाते जाते बड़ी हो रही थी और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उस रिंग के अंदर से अपने हाथ को निकालकर वुल्फ पर अटैक कर देता है और वुल्फ उसके अटैक को डॉज कर मन में बोलता है ये तो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है, इसकी पावर तो बिल्कुल बेल जैसी है। और ये सोचने के बाद वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता और वो मॉन्स्टर भी वुल्फ के अटैक को डॉज करके बोलता है लगता है तुम खेलना चाहते हो, चलो खेलते हैं। ये बोलकर दोबारा से अपने रिंग को वुल्फ की ओर फेंक कर अपने हाथ से उस पर अटैक करता है, पर इस बार वुल्फ उसके हाथ को पकड़कर तोड़ देता है और अपने हाथ को टूटता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर रिंग की मदद से अपने पूरे बॉडी को वुल्फ के पास टेलीपोर्ट कर देता है और उस मॉन्स्टर को अपने पास देखकर वुल्फ जल्दी से पीछे हट जाता है और उसे देखकर वो मॉन्स्टर बोलता है तुम बढ़िया हो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे कौन से बॉडी पार्ट को लूं। हाँ मैंने सोच लिया, मैं तुम्हारे पैरों को लूंगा। वुल्फ गुस्से में बोलता है हिम्मत है तो लेकर दिखा। ये बोलकर वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, पर वो मॉन्स्टर अपने टूटे हुए हाथ से उस अटैक को रोक देता है और ये देखकर वुल्फ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसका चेहरा देखकर वो मॉन्स्टर बोलता है तुम्हें क्या लगा मेरा हाथ टूट गया? ये बोलकर वो मॉन्स्टर वुल्फ को अपने टूटे हुए हाथ से जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो वुल्फ उड़ता हुआ जाकर सीधा दीवार से टकराता है और उसके टकराने के बाद वो मॉन्स्टर बोलता है तुमने सच में मेरा हाथ तोड़ दिया था, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे अपने हाथ पैर मूव करने के लिए बोन्स और नर्व्स की जरूरत नहीं होती। और हाँ ये जो तुम देख रहे हो ना ये मेरा असली फॉर्म नहीं है, मेरा असली फॉर्म फैंटम है जो डेड फ्लैश को मैनिपुलेट करता है। वुल्फ बोलता है तो फिर मैं भी तुम्हें अपना असली फॉर्म दिखाता हूँ। ये बोलकर वो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बेल दोबारा से फूमी और फ्रैंक के पास जाती है और बोलती है फ्रैंक मुझे अकेले में तुमसे थोड़ी बात करनी है। ये बोलकर वो फ्रैंक को अपने साथ टेलीपोर्ट कर देती है और टेलीपोर्ट करने के बाद वो बोलती है तुम यही चाहते थे ना वो मॉन्स्टर जल्दी से वुल्फ को हरा दे ताकि तुम फूमी को अपना नया सब्जेक्ट बना सको, और तुम पहले से जानते थे कि वो मॉन्स्टर टेलीपोर्टेशन जैसी मैजिक यूज कर सकता है, फिर भी तुमने जानबूझकर उसे डीमन वर्ल्ड में छोड़ा। जल्दी से सच सच बताओ तुम्हारा असली प्लान है क्या? इसके बाद हमें दोबारा से डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुल्फ और फैंटम लड़ रहे होते हैं और वेयर फॉर्म में होने की वजह से वुल्फ फैंटम पर भारी पड़ रहा होता है। तभी अचानक से वुल्फ अपने पंजों की मदद से फैंटम के बॉडी पार्ट को टुकड़ों में काट देता है और फैंटम को काटने के बाद पता नहीं कहाँ से स्ट्रेच वहां आकर गिरता और गिरने के बाद वो बोलता है अरे यार मैं तो भूल ही गया था कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ। वुल्फ कैसे हो? वुल्फ बोलता है स्ट्रेच तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्ट्रेच बोलता है मैं यहाँ तुम्हारे नए दोस्त से मिलने आया हूँ जिससे तुम लड़ रहे हो। तभी फैंटम दोबारा से खुद को जिंदा कर लेता है। वहीं दूसरी और वेल दोबारा से फूमी के पास जाती है और बोलती है फ्रैंक को कुछ काम आ गया था इसलिए वो इस समय यहाँ नहीं आ पाया, क्यों ना हम सब चलकर वुल्फ को चेयर करें। ये बोलकर वो अपने टेलीपोर्टेशन पावर की मदद से एक पोर्टल खोलती है जहाँ से वो सभी वुल्फ और फैंटम को लड़ते हुए देख सकते थे। तभी फैंटम अपनी पूरी बॉडी को पहले जैसा कर लेता है, पर वुल्फ की मुसीबत बढ़ जाती है क्योंकि उसका वेयरवुल्फ फॉर्म खत्म हो रहा था। इसलिए स्ट्रेच उसके पास आकर बोलता है वुल्फ ये पहला अपोनेंट है जो तुम्हारे वेयरवुल्फ फॉर्म को सरवाइव कर पाया है। वुल्फ बोलता है बीच से हटो, स्ट्रेच लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वैसे स्ट्रेच का तुम्हें इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका पता चल गया? स्ट्रेच बोलता है वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि फूमी कहाँ है? वुल्फ बोलता है मैंने तुमसे पहले सवाल किया इसलिए तुम पहले मेरा जवाब दो। स्ट्रेच बोलता है नहीं तुम पहले मेरा जवाब दो। वुल्फ बोलता है मैंने तुमसे पहले सवाल किया, तुम मुझे पहले जवाब दो। और उन दोनों की बकबक सुनकर फैंटम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो उन दोनों पर अटैक कर बोलते हैं सवाल जवाब बंद करो नहीं तो मैं तुम दोनों को गायब कर दूंगा। पर फैंटम के ये बोलते हैं स्ट्रेच उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका अटैक इतना तेज और पावरफुल होता है कि फैंटम मीलों दूर जाके गिरता है और स्ट्रेच का ये अटैक देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और बेलबन में बोलती है स्ट्रेच को देखकर लग रहा है कि इसके दिल की बुलेट निकल गई है। तभी वुल्फ बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम्हारी बुलेट निकल चुकी है, अब शो ऑफ करना बंद करो, मुझे अपनी पावर को रिकवर करना है, इसलिए मैं इस मॉन्स्टर को तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ। और हाँ तुम्हें पता है ना क्या दाव पर लगा है, इसलिए जाओ और उस मॉन्स्टर को सबक सिखाओ। और हाँ जब तक मैं अपने पावर को रिकवर कर रहा हूँ प्लीज मरना नहीं। ये सुनकर स्ट्रेच फैंटम के पास चला जाता है और बोलता है मैं यहाँ तुम्हारे जैसे कचड़ों को साफ करने आया हूँ। फैंटम बोलता है मैं देख सकता हूँ तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मारने के बाद मैं इतनी देर तक यहाँ पर क्यों बैठा था? स्ट्रेच बोलता है मुझे क्या पता, शायद तुम चोतिया हो गए इसलिए। फैंटम बोलता है गलत जवाब, मैं यहाँ इसलिए रुका रहा क्योंकि ये जगह बिल्कुल बेस्ट है हम दोनों की लड़ाई के लिए। ये बोलकर फैंटम सीधा जाकर स्ट्रेच पे अटैक कर देता है और स्ट्रेच उसके अटैक को डॉज कर बोलता है तुम मेरे समय बर्बाद कर रहे हो। ये बोलकर स्ट्रेच लगातार फैंटम पर काउंटर अटैक करने लगता है, पर फैंटम उसके अटैक को डॉज करके बोलता है क्या तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम है? मैंने तो सोचा था तुम्हारे अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। स्ट्रेच बोलता है अच्छा तो ठीक है, मेरा अगला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो तुम्हें एक ही ब्लो में मार डालेगा। ये बोलकर वो कामेहामेहा अनलिश करने लगता और स्ट्रेच को कामेहामेहा अनलिश करता हुआ देखकर फूमी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। पर अफसोस स्ट्रेच कामेहामेहा अनलिश कर पाता उससे पहले ही फैंटम आकर उसे जोर की लात मारता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच दूर जाके गिरता और उसके गिरने के बाद फैंटम बोलता है तुम कौन सी बकवास मूव कर रहे थे? तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे इरिटेशन होने लगी, तुम्हारे पास इतनी अच्छी बॉडी
उसका इस्तेमाल करो और अच्छे से लड़ो। तुम्हारे सारे मूव एकदम बकवास थे और जो तुम अभी करने वाले थे वो सबसे ज्यादा बकवास था। ऐसे फालतू मूव तो थर्ड क्लास फाइटर करते हैं। ये सुनकर स्ट्रेच बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मूव को फालतू कहने की। वो मूव इस यूनिवर्स के सबसे बड़े हीरो का है। शुक्र मनाओ अटैक तुम्हें लगा नहीं, अगर वो अटैक तुम्हें लग जाता तो तुम जल के राख हो जाते। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फैंटम बोलता है अच्छा हुआ कि तुम सीरियस हो गए हो, अब मैं भी सीरियस हो गया हूँ तुम्हें खाने के लिए। ये बोलकर वो दोनों अपने फुल पावर को अनलिश कर लेते हैं और उन दोनों की ये बैटल ब्रैज भी देख रहा होता है। और तभी ब्रैज बोलता है मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा। आर्टिफिशियल नंबर 9 स्ट्रेच के लिए एक बद्दी अपोनेंट है, उसे हराने के लिए स्ट्रेच को अपनी फुल पावर को अनलिश करना ही पड़ेगा। प्लीज ध्यान से देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा भाई कितना ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी ओर स्ट्रेच नाइनटेल फॉर्म का फॉर्मेशन ले लेता और उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होते ही फैंटम उसके ऊपर अटैक कर देता और स्ट्रेच उसको पकड़कर उसके सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और अपनी ऐसी हालत देखकर फैंटम बोलता है मुझे समझ में आ गया तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। खैर अब मेरे पास मैजिकल पावर नहीं बची है तुमसे और लड़ने के लिए, इसलिए मैं हार मानता हूँ। स्ट्रेच बोलता है तुम कौन होते हो इस लड़ाई का नतीजा बताने वाले, हमारी लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। ये बोलकर स्ट्रेच फैंटम के सर को छोड़ देता है, जिसकी वजह से फैंटम का सर मुझे तुमसे एक सवाल पूछ रहा है। मुझे पावर बहुत ज्यादा पसंद है, ये पावर एक बोझ है। वैसे तुम्हें पता है मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मैं तुम्हें कौन से मूव से मारूं, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें अपने फेवरेट मूव से मारूंगा। ये बोलकर स्ट्रेच अपने पावर की मदद से फैंटम के दिल को फोड़ देता है, जिसकी वजह से फैंटम मर जाता है। वहीं दूसरी ओर एनिमल बोलता है सिर्फ 2 ही ड्रिंक बची हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, वो लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वुल्फ स्ट्रेच के पास जाता है और बोलता है लगता है तुमने उसे खत्म कर दिया, चलो अच्छा है, पर मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे लड़ो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे खून की वजह से फोमी पूरी तरह से गायब होने वाली। स्ट्रेच बोलता है जब फोमी की कंडीशन इतनी सीरियस है तो फिर तुम मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो। वुल्फ बोलता है तुम्हें तो पता ही है कि मैं ऐसा ही हूँ, अगर ऐसा है तो चलो सेटल करते हैं। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक को एक लैब में ले जाती है तो वहां पर फैंटम के बॉडी पार्ट होते हैं और उसे देखकर फ्रैंक बोलता है ये यहाँ कैसे। वेल बोलती है जब स्ट्रेच इस पर अटैक कर रहा था तो वो यहाँ से टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके भागने वाला था और उसी समय मैंने इसके पोर्टल को अपने पोर्टल से कनेक्ट कर दिया और इसे यहाँ ले आई और इसी का नतीजा है कि यहाँ ट्रैप्ड है। चलो अब मुझे बताओ फ्रैंक आखिर में तुम अकीम को किस तरह का डीमन बनाना चाहते थे। फ्रैंक बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। जब मैं अकीम को बना रहा था तो मेरी रिसर्च पूरी तरह से फेल हो रही थी क्योंकि मैं उसके बॉडी पार्ट को अटैच नहीं कर पा रहा था। तभी मुझे एक क्रिएचर का फोन आता है जिसने मुझसे बोला कि फ्रैंक तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। अपना दरवाजा खोलो, तुम्हें दरवाजे के बाहर वो गिफ्ट मिल जाएगा। यह सुनकर मैंने जब दरवाजा खोला तो वहाँ सच में एक गिफ्ट बॉक्स था और उसके अंदर एक टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने वाले की बॉडी थी और मैंने उसकी बॉडी को हकीम की बॉडी को बनाने के लिए यूज कर लिया। वेल बोलती है वैसे तुम्हें पता चला वो सेंटा क्लॉज कौन था। फ्रैंक बोलता है नहीं मुझे नहीं पता चला वो कौन था। वेल बोलती है शायद वो ये वही इंसान होगा जिसने मेरा ब्लैक कार्टन चुराया था। तभी वहाँ ब्रैज और ली जाते हैं और बोलते हैं तुम ही थी ना वो लड़की जो स्ट्रेच को एक्रोपोलिस लेकर आई थी। वेल घबरा कर बोलती है तुम्हें कैसे पता चला वो मैं ही थी और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। ब्रैज बोलता है घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ तुम्हारे लिए नहीं फ्रैंक के लिए आए हैं। फ्रैंक और हाकिम तुम दोनों को कस्टडी में लिया जाता है डीमन वर्ल्ड के रूल का वायलेशन करने के लिए। फ्रैंक बोलता है थोड़ी देर रुक जाओ, मैंने उस लड़की से वादा किया कि मैं उसे वापस जिंदा करूंगा। ब्रैज बोलता है अफसोस तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, लिज इसे कस्टडी में ले लो। ये सुनकर लिज फ्रैंक के ऊपर जजमेंट स्पेल कास्ट कर देती है। इसके बाद हमें स्ट्रेच और वुल्फ का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनकी लड़ाई खत्म हो चुकी होती है और वुल्फ हार चुका होता है। इसलिए स्ट्रेच बोलता है क्या अब तुम सेटिस्फाई हो गए। वुल्फ बोलता है मैं कभी भी उस फाइट से सेटिस्फाई नहीं हो सकता जिसका रिजल्ट मेरे फेवर में ना हो। स्ट्रेच बोलता है तो फिर इस लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। वुल्फ बोलता है तुम हमेशा से ऐसे ही थे, तुमने कभी भी मुझसे अपने पूरे पावर के साथ नहीं लड़ा। और वुल्फ के ये बोलते ही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्ट्रेच आसमान से नीचे गिरता है और उसे देखकर वुल्फ बोलता है तुम कौन हो और कहाँ से आओ। स्ट्रेच बोलता है मेरा नाम स्ट्रेच है और उसे देखकर वुल्फ बोलता है तुम तो लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, मुझे पता है तुम नोवल डीमन हो, उठो और मुझसे पूरी ताकत से लड़ो। स्ट्रेच बोलता है अगर मैं अपने पूरे पावर से लड़ूंगा तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और स्ट्रेच के बोलने के बाद हमें दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुल्फ बोलता है मुझे हमेशा से पता था कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मैं और भी ज्यादा पावरफुल बनूंगा और तुमसे दोबारा लड़ूंगा। ये बोलकर वुल्फ वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद लिज वेल और ब्रैज वहां आते हैं और बोलते हैं बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच, मैंने देखा तुम बहुत अच्छे से लड़े, वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। ब्रैज बोलता है लिज को यहाँ कुछ काम था। स्ट्रेच बोलता है तो फिर अपना काम करो और यहाँ से जाओ। ब्रैज बोलता है हमारा एक काम बच रहा है, उस लड़की को दोबारा पहले जैसा करना, चलो उस लड़की से मिलने जाते हैं। हेलो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए। जैसे ही वीडियो में 50 कमेंट्स कंप्लीट होते हैं मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा।